Hello, BLED first year. Welcome you all. I hope you all are fine and doing well at home with your family members, taking good care of them. तो आज हम बात करते हैं अपनी वही शिक्षण अधिगम सामग्री की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा है कि उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और उसका उपयोग, उसके प्रकार। तो जिसमें कि आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य दोनों, उनकी जो भी क्लासिफिकेशंस वगैरह है वो मैंने आपको कराई थी, तो आपने नोट डाउन किया होगा। आज जो है एनसीएफ में यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये 2005 में आया था। इसको हर एक बोर्ड को, चाहे सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या आईसीएसई है, कोई भी बोर्ड है वो फॉलो करता है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो भी इसको फॉलो करती हैं कि ये एक रूपरेखा है, ये एक गाइडलाइन है जो 2005 में शिक्षा के संबंध में, हर सब्जेक्ट के संबंध में दे दी गई थी भारत सरकार द्वारा, एमएचआरडी द्वारा, और जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट को उसकी वरीयता दी गई है, उसमें कितने, किस स्टैंडर्ड में, किस क्लास में किस तरीके से चैप्टर्स होने चाहिए बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के हिसाब से, वो सब इसमें दिया गया है। आप रखिएगा, पढ़िएगा इसे, ये आपकी लाइब्रेरी में रखी है, मैंने फ़ोटो स्टेट करा के प्रिंट आउट निकलवा के लाइब्रेरी में रखवाया है, तो ज़रूर देखिएगा जब भी कॉलेज खुलेगा। और इसमें एनसीएफ के द्वारा आर्ट एजुकेशन में, कला शिक्षण में क्या, हमें कला के बारे में क्या कहा गया है कि बच्चों को किस तरीके का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के क्या कहलाती है। इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला तो बाहर स्कूल के जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन आनी चाहिए, प्रैक्टिकली उस नॉलेज को जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उसे एप्लीकेबल करना आना चाहिए। ठीक है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देने से या उसका कोई यूज़ ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है, ये कहता है कि रोट लर्निंग, रटंत विद्या, जो रटने वाली जो है उससे मुक्ति होनी चाहिए, यानी बच्चे को समझ में आना चाहिए, समझ के पढ़ाई करे वो। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पे ही केंद्रित ना होके एक्टिविटीज़ पे, बहुत सी कार्यविधि पे डिपेंडेंट रहे, ना रहे किसी एक पे चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं, यानी पाठ्य पुस्तक भी रहे और कार्यविधियाँ भी रहें बहुत सारी। कक्ष को ऐसी गतिविधियों से जोड़ा जाए जिसमें लचीलापन आए, जैसे कि आप आर्ट भी पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप ड्रामा भी करते हैं। ठीक है, आपने ड्रामास भी किए हैं, स्कूल के फंक्शंस में सेलिब्रेट भी किया है, सो दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी आपके कोर्स कंटेंट्स में। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, बच्चों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी हों, इसलिए राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा स्टेट बोर्ड्स की बुक में या एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है, राष्ट्रगीत भी लिखा है और नेशनल सिंबल्स है, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मातृभाषा के बारे में अच्छी कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो इन चीज़ों का समावेश किया जाता है जिससे कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीय महत्व का विकास हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये 8वीं अनुसूची संविधान के दी गई भाषाओं के हिसाब से बनाया गया है कि इसमें कितनी भाषाएं होनी चाहिए, और प्रोफेसर यशपाल कमेटी जो बैठी थी, यशपाल जी की रिपोर्ट भी थी उसके आधार पर, और उन्हीं के द्वारा ये हेड भी किया गया कि इसमें संस्तुतियाँ जो उन्होंने दी थी उसे भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स और सोशल साइंस की कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इन सब्जेक्ट्स के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो पहले तो लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में बात करें तो ये कहती है कि मातृभाषा को जो है लिखने का और पढ़ने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें और उससे उस चीज़ को सोचें, विजुलाइज करें, यानी कि उस बात को एकदम मर्मस्पर्शी तरीके से समझ के काम करें, ना कि उस चीज़ को रोट लर्निंग के थ्रू। साइंस के बारे में ये कहा गया है कि मैक्सिमम जो है एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी बच्चों में होनी चाहिए, जागरूकता, कलात्मकता, इस तरीके की बातें होनी चाहिए बच्चे के अंदर
इन्हें हमें बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि केवल बच्चा 90% या अच्छी परसेंट लाने के लिए, पास होने के लिए पढ़ाई कर रहा हो। सोशल साइंस में इन्होंने कहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, बाल केंद्रित कभी कभी इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो ये दिखाए कि बच्चा इस सब्जेक्ट में कितना बढ़िया काम कर रहा है। अब आ जाते हैं अपने मार्ट एजुकेशन पे, यानी कला शिक्षा पे। तो कला में जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं स्कूल वही फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा। म्यूज़िक भी है, स्कूलों में एक म्यूज़िक पीरियड होता है, डांस होता है, विजुअल आर्ट भी रखी जाती है, थिएटर विच आर इंटरेक्टिव अप्रोचेस, ठीक है, थिएटर भी होता है। और ये बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव अप्रोच होती हैं जिसके द्वारा कि एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मकता जागरूक होती है। तो बच्चों में सौंदर्यात्मकता जो जागरूक करानी है वो मेन एस्पेक्ट है, हमारा मेन उद्देश्य है कला के बारे में पढ़ाने का। तो कला हमारे जीवन में है जो है हर सब्जेक्ट में समावेशित हो सकती है, ठीक है। यानी कि हम एज अ टीचर कला को हर सब्जेक्ट में समावेश करा के और उसके अच्छे से अच्छे उसे पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बच्चे कला का क्या उपयोग कर सकते हैं? अपने मेंटल यानी मानसिक रूप से बढ़ने के लिए, शारीरिक रूप से बढ़ने के लिए और सौंदर्यात्मकता बढ़ाने के लिए अपने अंदर। अब किसी कवि को किसी अच्छे फूल में या वस्तु में कोई अच्छाई दिख जाती है तो वो कविता लिख देता है, और जिसको नहीं दिखती है, जिसके अंदर कला का कोई ज्ञान नहीं है, उसे हर वस्तु में कोई ना कोई कमी दिखती है। तो इस तरीके से आज हमने कला के बारे में बताया। अगली क्लास में हम आपको जो है और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक ये मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फ़ोटो ली है आपके लिए, इसे देखिए। ये अच्छा वर्किंग मॉडल है, इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम आपका मॉडल, जिसमें कि पता लगे कि हाँ कुछ बनाया है। इतने दिन की छुट्टियों को आपको यूटिलाइज़ भी करना है। तो इसमें देखिए ये बनी का जो पेट में एक कीड़ा बना हुआ है, तो ये घूमता है एक्चुअली, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल भी है। अब मैं फिर से बताती हूँ, टीचिंग एड्स जो है वो जो टीचर जो है क्लास में अपनी हेल्प के लिए यूज़ करना चाहे और बच्चे में अधिगम ज़्यादा प्राप्त हो, तो ये मैंने तीनों टाइप आपको कल करा दिए थे, विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ। अब मैं फिर कह रही हूँ, टीचिंग एड आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एट द एंड आई जस्ट नीड टू समराइज दिस थिंग कि टीचिंग एड आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुछ सुनते हैं, जैसे टीचर की बात है, टीचर कुछ बता रही क्लास में और हम सुन रहे हैं केवल, तो हम 20% याद रह जाता है और देखने से हमें 30% याद रह जाता है। अगर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो कितना हुआ, 30-20 50% रह जाएगा। उसी के बाद हमें जो है 90% अगर हम लोग कुछ कहते हैं याद रहता है, तो वो तब याद रहता है जब हम उस कार्य को क्रियाशील होके पूर्ण करते हैं। तो वो क्रियाशीलता जो है हमें शिक्षण से आती है, यानी कि आप कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सबसे अच्छे तरीके से वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ये कहावत भी है, आई हेयर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। तो पर्पज़ हमारा बच्चों को क्या कराने का है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का है, ठीक है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। कल फिर और टीचिंग एड्स के साथ में आऊँगी, और कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। एनी टाइम यू कैन आस्क मी और कॉल मी, ठीक है। ओके, थैंक्स यू, बाय बाय क्लास।